हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हम लोग जैसा कि मैं आपको बता रहा था प्रीवियस लेक्चर में इस ट्रैवलर वाले चैप्टर में थीम 2 की बुक में 12th क्लास के ट्रैवलर्स के बारे में जनरल ओवरव्यू। वैसे तो ये बुक हमें ये चैप्टर हमें दे चुका है और वो चैप्टर वहीं पर वाइंड अप हो जाना चाहिए था, लेकिन जैसा कि हमने थोड़ा सा और स्टैंडर्डाइज वे में ट्रैवलर्स की कहानी को फिर से देखना शुरू करा था। इब्न बतूता की कहानी को हमने निपटा लिया था, अल बिरूनी की कहानी को हमने निपटा लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग इब्न बतूता के बारे में जानते हैं। इब्न बतूता किसके पीछे दीवाना था? ये किसको ढूंढ रहा था? मॉलडीव्स किसके लिए गया था ये? नेहा। नेहा हम लोगों ने एक फिक्टिशियस कहानी बनाई थी कि 18 महीने मॉलडीव्स में रहने के बाद दोबारा बंदा वहां जा रहा है तो नेहा से मिलने जा रहा है। ठीक है। इब्न बतूता एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द अनफेमिलियर। एक्साइटमेंट ऑफ द अनफेमिलियर क्यों याद है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसके लिए हमने क्या कीवर्ड यूज कर रखा है? ओनली ट्रैवलर, जिसका एक टाइटल है क्या? ग्लोब। जल्दी बताओ आगे क्या वर्ड लिखूं? ग्लोब ट्रॉटर। वेरी गुड। याद है? ये वैसे कहां से था, कौन सी कंट्री, ये भी बता दो। यस। वापस वहां पे राजा को जाता है, बहुत एक्साइटमेंट के साथ नहीं सुना था? जितने भी स्टोरीज कलेक्ट करके, स्टोरीज नहीं मतलब रियल घटनाएं थी, जो भी इवेंट्स कलेक्ट करके लाया होता है, याद है? और मयूर मैंने डिस्कस करवाया था कि राजा भी सोचने पे मजबूर हो गया कि भैया मैं राजा बन के मैंने क्या उखाड़ लिया, है ना? ही इज ऑलवेज एक्साइटेड फॉर द अनफेमिलियर। ये कीवर्ड्स को जरा कोई मुझे कनेक्ट करके बता सकता है कि एक्साइटमेंट ऑफ द अनफेमिलियर क्या? हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, मैं इसलिए पूछ रहा हूं किस चीज की एक्साइटमेंट है? अनफेमिलियर क्या? एलियन वर्ल्ड। जिस भी लैंड ये जा रहा है एशप्रीत, तो वो नहीं जानता ना उसके बारे में। ही इज ऑलवेज एक्साइटेड टू नो समथिंग अबाउट पीपल, देयर फूड, देयर कस्टम, देयर लैंग्वेजेस वगैरह। और जल्दी से फटाफट से मुझे रिकॉल करके अंबर ये बताओ, ये हिंदुस्तान में जब आया था तो किसका रूल चल रहा था? और इसको क्या अपॉइंट कर दिया जाता है? इसकी फैमिली की बैकग्राउंड क्या था? क्या था इसके परिवार मोरक्को में? हाँ नहीं, वो तो मुझे भी पता परिवार से मोरक्को में क्या करते थे वो लोग वहां पर। देवर एक्सपर्ट इन इट। और क्या जब ये दिल्ली आता है तो क्या इसको कुछ पोस्ट मिलती है? तो बाय द टाइम इब्न बतूता अराइव्ड इन दिल्ली इन द 14th सेंचुरी, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना, ये उस टाइम पर एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट था। कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर, उस जमाने के हिसाब से अगर हम ये वर्ड बोलते हैं, वैसे उस जमाने में कभी यूज नहीं होता था, ये 14वीं शताब्दी में ये वाला वर्ड ग्लोबलाइजेशन। इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक ग्लोबलाइज नेटवर्क का पार्ट बन चुका था। हाँ, वो आज के जमाने जैसी ग्लोबलाइजेशन वाला नेटवर्क नहीं था, लेकिन कुछ अमाउंट में था। यानी कि कहने का मतलब ये है, हिंदुस्तान और वहां के जो रूलर्स हैं, जो शासक हैं, उनके लिंक्स एंड नेटवर्क फैले हुए थे चाइना तक, अफ्रीका तक एंड यूरोप तक। ठीक है। तो अगेन आप कह सकते हो, जब ये अफ्रीका, यूरोप और चाइना आपको दिख रहा है, तो अच्छा खासा ग्लोबलाइज नेटवर्क था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जैसे मर्जी कह लो। इब्न बतूता बहुत एक्सटेंसिवली ट्रैवल करता था, इसलिए इसको एक टाइटल भी दिया गया था, ग्लोब ट्रॉटर। याद है? भारत की तरफ प्रस्थान करने से पहले इस यहां पर लिखा हुआ है सीक्रेट श्राइन गया था। कहां की इसने यात्रा करी थी, जिसको हज बोलते हैं? कहां पर? मक्का। मक्का। और काफी पढ़े लिखे लोगों के साथ ये रहा, कुछ कुछ रूलर्स के साथ भी रहा। जैसे जब ये दिल्ली आता है तब ये रहता है, और काजी की पोस्ट इसको मिलती है। काजी की पोस्ट इसने हिंदुस्तान की धरती के अलावा एक और धरती पर एंजॉय करी थी। कौन सी थी वो कंट्री? मॉलडीव्स। ठीक है। अब सोच के देखो अंबर, ये 14वीं शताब्दी में घुमाया मॉलडीव्स है, 21वीं शताब्दी में बैठकर हम लोगों के लिए भी डिफिकल्ट है कि भैया इतनी सारी कंट्रीज घूम लेना एक ही बार में। और ये जितने भी कंट्रीज गया,
वहाँ के अर्बन सेंटर्स में जो कल्चर था उसका कॉस्मोपॉलिटन कल्चर काफ़ी इंजॉय करता है। क्या मुझे आप लोगों में से कोई ये वर्ड समझा सकता है? वैसे आजकल ये काफ़ी एक ग्लोबलाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ काफ़ी एक वर्ड है प्रचलित। ये कॉस्मोपॉलिटन कल्चर क्या होता है? कुछ नहीं होता यार, ये जो डाइवर्सिफिकेशन जिसको हम लोग कहते हैं ना, कि कोई भी एक लैंड है, इट इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, जहाँ पर अलग अलग कल्चर्स की इंटरमिक्सिंग होती है, इसको कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन कल्चर। ठीक है, कुछ ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, कोई हाई फाई वर्ड्स, हाई फाई शब्द है बस सुनने में, मतलब इसका वही है, अलग अलग चीज़ें, जैसे किसी चीज़ का फ्लेवर है ए, बी, सी, डी, ई, अगर ये एक ही पॉइंट पे मर्ज हो ना, और ये जो स्पेस होगा ये बीच वाला, ये कॉस्मोपॉलिटन कल्चर बनेगा। ठीक है, इसने देखा जिस जिस जगह पर ये गया और उसने सीखी भी ये भाषा कि लोग अरेबिक बोलते हैं, पर्शियन बोलते हैं, टर्किश बोलते हैं और दूसरी भाषाएं भी बोलते हैं। वो आइडिया शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, और कभी कभार किसी भी चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को मुझे बताने से पहले दे यूज सर्टेन कहानियाँ जो कि उस रीजन के साथ जुड़ी हुई होती हैं, एनेक्डोट से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बताओ हमारा कौन सा ऐसा पेपर होता है जिसमें हम एनेक्डोट से स्टार्ट करते हैं? ऐसे का पेपर। ठीक है, दीज इंक्लूडेड स्टोरीज अबाउट मैन जो कि अपनी हम्बल नेचर के लिए जाने जाते थे। ऐसे राजाओं के बारे में इसने कहानी सुनी, अलग अलग देशों में जाकर, अलग अलग धरतियों पर जाकर, जो अच्छे स्वभाव के भी थे, जो काफ़ी क्रूर भी थे, और इसने कुछ कुछ जिंदगियां सीखी ऑर्डिनरी मैन एंड वेमेन की लाइफ्स के बारे में। आप लोग एक चीज़ याद करो ज़रा शाइनी, 6 क्लास में जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, हम लोग अक्सर उसमें एक बात करते थे मयूर, कि ऑर्डिनरी मैन एंड वेमेन की लाइफ ना पढ़ी ही नहीं जा सकती। आशमा, आपको पता है ना, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में अक्सर ये सवाल रहता है, एक चैप्टर पक्का मिलता है या एक चैप्टर के अंदर एक टॉपिक पक्का मिलता है, कि इस जमाने के अंदर प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के अंदर, एंशियंट मेडिवल मॉडल के अंदर हमें ऑर्डिनरी मैन एंड वेमेन की लाइफ नहीं जानने को मिलती है। तो उसका आंसर आज आपके सामने है कि हम इसको जान सकते हैं थ्रू द अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर, और ट्रैवलर ज़्यादा बारीक तरीके से बताएंगे कि ऑर्डिनरी मैन एंड वेमेन की लाइफ कैसी थी। तो हम उधर एक इनके अकाउंट्स को पढ़ते हुए पूरी की पूरी एक अच्छी कहानी लॉजिकल वे में बना सकते हैं कि हाँ, ऐसी ऐसी जिंदगी रही होगी मर्दों की, ऐसी ऐसी जिंदगी रही होगी औरतों की। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में ये अनफेमिलियर था, जो कि ये नहीं जानता था, इसने पर्टिकुलरली उस चीज को हाईलाइट करा। अब ये हाईलाइट करने का मतलब देखो ये है, इससे कुछ गलत मत समझ लेना आप कि अपनी बुक में हाईलाइट करा कि क्या करता था। कुल मिलाकर इसके दिमाग के अंदर बात ये है कि क्यूरियोसिटी पहुंचाता रहती थी। तो ये एक अच्छा, कोई भी ट्रैवलर हो, वैसे ये सिर्फ इसके बारे में नहीं है, ट्रैवलर का मतलब ही यही होता है कि वो एक अच्छा लिसनर होता है। कोई भी चीज़ अगर उसको पढ़ने को मिले, वो एक अच्छा रीडर होता है। अभी आप कहोगे कि चलो लिसनर की बात समझ में आ गई कि एक एलियन वर्ल्ड में जा रहा है तो लोगों की बातें वहाँ पर अच्छे से सुनेगा, समझेगा, ठीक है। लेकिन रीडर क्यों? रीडर इसलिए क्योंकि आपको पता है ना, बहुत सारे वर्क्स को पढ़ने के बाद जो कि अदर भाषाओं में लिखे रहते थे, उनको जो इसके कंट्री में भाषाएं बोली जाती थी उसमें ट्रांसलेट भी करेगा, है ना। और उसको इस प्रकार से ट्रांसलेट करेगा कि जो उसमें शब्द हो ना, वो ऐसे ना हो कि इसके देशवासियों को, या फिर जब ये अपने देश वापस जाएगा वहां के राजा को या किसी को भी इसको वो चीज़ पढ़वानी हो इसके मरने के बाद, तो ये कोशिश ये करेगा कोई भी ट्रैवलर के मेरे जाने के बाद, मेरे दुनिया के जाने के बाद भी ये चीज़ें सबके लिए ईजी रहे, ईजी टू रीड, एटलीस्ट उस जगह पर तो रहें जहां से मैं बिलोंग करता हूं और जहां पर मैं वापस अपने घर लौट कर आया हूं। ठीक है, अब हमने सबसे पहले जब ये अंबर बुक ये वाली चैप्टर स्टार्ट कर रहा था, एक इमेज देखी थी, ये पान के पत्ते और कोकोनट। बहुत सारे ट्रैवलर्स के लिए ये चीज़ काफ़ी अनयूजुअल थी। क्यों? और उनका ध्यान इस पे आकर्षित होता था, स्ट्रक मतलब वो रुक जाते थे इस चीज़ को देखकर। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि उनके लैंड में नहीं मिलती होगी। हमने इसी को बेस बनाते हुए एक चीज़ डिस्कस करी थी ना अंबर, कैंगरू के बारे में, है ना, कि अगर हम उसको जाएं तो ऑस्ट्रेलियंस हो सकता है इतना नोटिस ना करें, लेकिन हम नोटिस करने लग जाएं। जिराफ को इंडिया में कहां मिलते हैं जिराफ शाइनी? नहीं होता, नेटिव नहीं है यहाँ का, नेटिव नहीं है। तो कोकोनट एंड पान,
सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ इब्न बतूता स्ट्रेटजी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये इस बात में हमें इसका सबूत मिलता है इन द वेज इन विच ही डिस्क्राइब्ड कोकोनट एंड पान, टू काइंड्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूस, जो कि इसकी ऑडियंस के लिए, कौन सी ऑडियंस की बात कर रहा है, इसकी ऑडियंस मतलब हिज ऑडियंस, मतलब ये इस शब्द का मतलब क्या है, नहीं, मोरक्कन पीपल, ये जाकर बताएगा। क्या हम ये कह सकते हैं, वैसे अंबर ये लिखता नहीं, एनसीईआरटी कभी इतना डिटेल में लिखता नहीं है, लेकिन एक जनरल इंटरप्रिटेशन अर्पित इससे ये निकाल सकते हैं कि हम लोग कि ये लोग कुछ कुछ चीज़ें चाहे वो सड़ जाती होंगी, गल जाती होंगी, कुछ भी है, थोड़ा सा सामान दिखाने के लिए ले भी जाती होंगी किसी पन्नी वन्नी में, बोरे बोरे में डालकर यहाँ से, है ना। और उसको फिर किसी ने बता भी दिया होगा आशिमा कि पान खराब नहीं होता, पत्ते ले जाओ तुम, कोई बात नहीं, सूख जाएंगे, और जो कोकोनट है तुम ना गीला वाला ले जाओ, सूखते 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 वो गरी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कभी खराब नहीं होगा, और तुम चाहो तो खिला भी सकते हो। एक एक साल तक, डेढ़ डेढ़ साल तक रखे रहते हैं कोकोनट, खराब कहाँ होते हैं बताओ, गीला भी हो जाता है और वो अर्पित वो सूखा हुआ गरी भी बन जाती है, जिसको हम कभी कभार पूजा वगैरह में दोनों तरह के चढ़ाते हैं, वैसे तो प्रसाद भी बनाते हैं उससे, है ना। तो ये लेकर भी जाते थे अपने साथ सामान, ओके, जब जैसे मतलब वहां से जाने लगे हैं तो कहता है अपनी, अब देखना कोकोनट के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, कह रहा है मैंने एक ऐसा नट देखा जो कि इंसान के खोपड़े की तरह था। अब वही वाली बात है कि आप कहोगे क्या बकवास कर रहा है ये, हम इसको देखते रहते हैं तो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन इसके लिए है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, कई लोग ना जानते नहीं है इस चीज़ को। क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि कोकोनट में क्या कोई होल होते हैं, और होते हैं तो कितने होते हैं? हम्म, हाँ देखो, अब इस चीज़ में टाइम लगा ना मयूर, इसका मतलब हम नहीं जानते हैं इसको। देखो अब आशमा, यही तो बात होती है, ट्रैवलर यही तो चीज़ को बताकर जाते हैं जिसको हम कभी नोटिस नहीं करते। छिलका अगर उसका उतारेंगे ना, देख देख लेते हैं कोकोनट, कोकोनट, यहाँ देखिए आप, कितने दिख रहे हैं इन सब में? तीन। मुझे जेनुअली सच्चे तरीके से बताना, मतलब उसमें कोई कोई अच्छी बुरी बात नहीं है, लेकिन आप लोग सब एक सच्चे तरीके से बताओ, क्या आप सबको ये वाली बात पता थी क्या? नहीं ना। देखो कहता है जो कोकोनट के पेड़ हैं ये काफ़ी पेक्यूलियर हैं एंड द मोस्ट एस्टोनिशिंग इन हैबिट, मतलब पेड़ की तारीफ कर रहा है, भावनाओं में बह गया है, तो आ, अब कोकोनट के पेड़ को बड़ा चढ़ाकर बताएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। कहता है ये ना बिल्कुल डेट पाम्स की तरह लगते हैं। डेट क्या होता है वैसे? डेट होता है पिंड खजूर, आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा, है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ डेट क्या होता है। पिंड वो गीला मतलब गीला तो नहीं कहेंगे उसको, चिपचिपा सा वो होता है। मैं दिखा देता हूँ आपको डेट, ड्राई फ्रूट, ये होते हैं डेट्स। दुबई में बहुत फेमस है ये, बहुत सबसे ज़्यादा टेस्टी, अगर वर्ल्ड में कहीं आते हैं ना और मिलते हैं तो वो ये दुबई के होते हैं। ये इसको कहते हैं, देखा होगा आपने ये, सूखने के बाद ये ऐसे होते हैं। लक्ष्मी माँ की पूजा में भी चढ़ते हैं। और ये जो एक प्रसाद आता है ना जिसमें मिश्री, गरी और वो सब मिक्स होता है, पता नहीं क्या कहते हैं, पंचरत्न प्रसाद या कुछ भी करके वो जो मिलता है बाज़ार में, उसमें ये चीज़ मिली होती है, ओके। और इसका जो गीला वर्जन जो दिखता है, जो कि काफ़ी लोग कंज्यूम करते हैं दूध के ग्लास के साथ इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, और लड़कियों की हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है ये। तो वो ये वाला फॉर्म होता है इसका, थोड़ा सा चिपचिपा सा गीला वाला फॉर्म, ठीक है। और सूखने के बाद ये ऐसा होता है। ये जनरली हिंदुस्तान में ऐसा सूखा हुआ फॉर्म प्रसाद के फॉर्म में यूज़ करा जाता है, ठीक है। इसको भी दूध के साथ खाओ तो फ़ायदा करता है, जैसे लाइक आंवला कैंडी। वापस आते हैं,
कहता है दे लुक एग्जैक्टली लाइक डेट पाम्स। तो डेट तो ये देख लिया, डेट पाम के पेड़ देख लेते हैं एक बारी। डेट पाम, दूर से पेड़ को देखो, ऐसा लगेगा ना कि अखरोट, ये कोकोनट के पेड़ भी ऐसे ही होते हैं दूर से। जैसे अगर ये बीच होता, कुछ होता, तो हम ये सोचते हैं ना कि कोकोनट का पेड़ होगा, इस पे कोकोनट आते होंगे शायद से। ये देखो, है ना, ये देखो, इसको देखो। और कोकोनट का पेड़ भी दिखा देता हूं मैं आपको, कोकोनट ट्री। ये देखो, अगर हम देखें दूर से तो ऐसे ही था ना, वो कुछ ऐसे ही था ना। ये लो, इधर देख लो, ये लो, ये है डेट पाम, ये कोकोनट पेड़। डेट पाम और कोकोनट पेड़, कोई दिक्कत? सही बोल रहा है ना वो? ठीक है। विदाउट एनी डिफरेंस बिटवीन देम एक्सेप्ट कि एक जो है वो नट प्रोड्यूस करता है एज इट्स फ्रूट, और दूसरा खजूर प्रोड्यूस करता है एज इट्स प्रोडक्ट। जो नट है कोकोनट ट्री का, वो इंसान की खोपड़ी की तरह दिखता है, इब्न बतूता कह रहा है। ठीक है, उसमें ऐसा लगता है कि इसकी 2 आंख और एक माउथ हो। आशिमा, एक इमोजी है ना, अभी अभी सौगंधा शायद से आपने भी मुझे ये इमोजी भेजा था व्हाट्सएप पे, ओ जो होता है। और मैं आपको बताता हूं, कोकोनट क्या डाला था हमने, शेल, कहाँ गया, ये देखो, ठीक है, 2 आंखें और उसका मुंह। एंड द इनसाइड ऑफ इट व्हेन इट इज ग्रीन लुक्स लाइक द ब्रेन। ये काफी सारे फाइबर्स के साथ अटैच होता है। ये जो, अगर मैं आपको दिखाऊं वैसा वाला, ये तो छिला हुआ है, सबने देखा तो हो गई कोकोनट। ये वाला नारियल जो कि हम लोग हवन वगैरह में या फिर कलश के ऊपर स्थापना करते हुए रखते हैं अपने घर पे, जब भी पूजा वगैरह होती है, अक्सर यही वाला नारियल यूज होता है ना। सबने देखा होगा, ये सब लोग फैमिलियर हैं इसके बारे में, ठीक है ना। वापस, दे मेक फ्रॉम दिस कॉर्ड्स, जो कि उसको वो कह रहा है कि जो ये नारियल का ये जो फाइबर था ना, ये इसको ना ऐसे रस्से बनाने के लिए यूज कर जाता है। चलना मेरे साथ ग्वालियर, मैं दिखाऊंगा जगह जगह पर, हर एक दुकान पर ये चीज पक्का आपको मिलेगी, क्योंकि किसान बहुत यूज करते हैं वहां पर। एमपी में, यूपी में भी बहुत सारी जगह, अरबे देखे होंगे, ये तो बहुत सारी जगह होते हैं ना, घरों घरों में होते हैं रस्सियां, है ना, किसी ना किसी चीज को बांधने के काम आई जाती हैं। बारिश के दिनों में जो वो प्लास्टिक वो नहीं होती जो बिछा लेते हैं कई लोग, जिनके पास टीन शेड नहीं होता, तो उसके लिए भी बांधने के। यूपी और एमपी में तो ये है कि घरों में मिलेगी मिलेगी ये रस्सी, है ना, जूट की होती है। यस, अब जो ये जूट फाइबर, लेकिन ये वाला जो है ना, ये ना कहता है कि इतना मजबूत है। अब जहाज देखो कितना बड़ा होता है, जहाज छोड़ो, चलो बोट की बात कर लो, ठीक है, उस जमाने में चलो बोट की बात कर लो। कह रहा है कि जो शिप्स वगैरह है ना, वो जो बनते हैं ना बंदरगाह पर, जहां पर वो खड़े रहते हैं और ऐसे करके जो रस्सी होती है उनमें जो लपेटी जाती है, और यहां पर मान लो कि ये कोई शिप है जो कि इससे अटैच है समुद्र के किनारे, ठीक है। कह रहा है ये इसी, जब मैं हिंदुस्तान आया, कहता मुझे जानने को मिला कि काफी लोग ना ये जो रस्सा है ये इसी कोकोनट के फाइबर से बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता रहा हूं अंबर, आप भी ध्यान से सुनना, बाकी लोग भी, कि ऐसा कौन से ट्रैवलर ने कहा था कि इंडिया के अंदर जो 14वीं सेंचुरी के जो शिप्स हैं उनको बांधने के लिए शिप्स की जहां हार्बरिंग होती है, तो वहां पर उनके लिए जो कॉर्ड्स होते हैं, जो रस्से होते हैं, ये कोकोनट से बनाए जाते हैं। कोकोनट के जो फाइबर होते हैं, कहां गया ये वाला वर्ड, हाँ, कोकोनट के जो फाइबर होते हैं उससे बनाए जाते हैं, ये चीज याद रखना। एंड अगेन, कौन सा ऐसा ट्रैवलर था जिसने एक्सटेंसिवली पान एंड कोकोनट के बारे में लिखा है? पेपर बनाने वाला थोड़ा सा अंग्रेजी मीडियम का अगर होगा तो वो पान को यूज ना करके इसको
बीटल नट लीव्स भी कहा जाता है, बीटल लीव्स भी कहा जाता है आई थिंक, ठीक है। बीटल नट ना कह के बीटल लीव्स कह सकते हो, हाँ ठीक है। तो पान की जगह बीटल लीव्स आपको वर्ड आ जाएगा, और कोकोनट कोकोनट ही आएगा। कि कौन से ट्रेवलर ने एक्सटेंसिवली बात करी है पान एंड द कोकोनट के बारे में, तो उसका आंसर क्या होगा? अल्बेरूनी, फ्रैंकिस बर्नियर या इब्न बतूता? क्या होगा उसका आंसर? इब्न बतूता। पान के बारे में बात करते हैं। ये समझ में आ गया कि क्या बोला इसने पूरा का पूरा कोकोनट के बारे में। इब्न बतूता का डिस्क्रिप्शन क्या है पान को लेकर? अच्छा ये आ गया, चलो इधर वर्ड, ठीक है, डबल कंफर्मेशन हो गई हमें। बीटल, ठीक है। इट इज़ अ ट्री जो कि सेम मैनर में कल्टीवेट होता है लाइक द ग्रेप वाइन। इसमें कोई फ्रूट नहीं होता इसके पेड़ में, मतलब काइंड ऑफ जैसे पत्तियां होती ना लंबी लंबी, मनी प्लांट जैसे वो होता है, तो ऐसे ही पान के पत्ते भी ऐसे उगते रहते हैं। और ग्रेप, मैं आपको ग्रेप दिखा देता हूँ। ग्रेप का ना वैसे कई लोग सोचते हैं कि कोई पेड़ होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं ग्रेप को उगाने के। दिखा देता हूँ मैं, सबसे पहले ग्रेप वाइन ही दिखा देता हूँ आपको। ग्रेप के जो खेती होती है ना अंगूरों की, उसको ग्रेप वाइन ऑर्किड्स भी कहते हैं, ठीक है। वो हम बात करेंगे ज्योग्राफी में। ये ना कुल मिलाकर आपको लगेगा कि ऐसे पेड़ में ये लगे रहते हैं, ज़रूरी नहीं है। आप क्या कर सकते हो, ये रहा बेस्ट एग्जांपल। आप क्या कर सकते हो, ये आपको इतने बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, कोई बात नहीं। आप ना अपने कमर की हाइट की डंडियां लो। मुंबई में कई लोग जो छोटे लेवल पे जो ग्रेप फार्मिंग करते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं, मैंने लाइव देखी हुई है मुंबई में। आप ना अपने कमर के साइज की लकड़ियां लो, सारी ऐसी उसको स्ट्रिंग से बांध दो, एक इस साइड एक इस साइड। ऊपर ना क्या करो आप, जैसे एक तो आपको यहां पर दिख रहा है कोई, आप इसको छोड़ो, आप ऊपर क्या करो, दिल्ली में शहरों में, अर्पित आपने भी देखा होगा वो कहीं ना कहीं किसी भी जगह पर, मैं एक बात बता रहा हूँ, दिल्ली में अक्सर लोग इस चीज़ से परेशान है, इस वजह से ऐसा करते हैं। आशिमा, अशप्रीत, हमारे यहाँ पर अंबर आप भी, कबूतर वगैरह बहुत आते हैं ना, तो कई लोग आपने देखा है जो ऊपर फ्लोर पे रहते हैं, मतलब मिनिमम फर्स्ट फ्लोर पे वो रहते हैं, तो वो एक ग्रीन कलर का जाला बेचने वाला आता है आजकल, तो वो बालकनी के चारों साइड लगा देते हैं ताकि कबूतर एसी वगैरह पे ना बैठ सके और डिस्टर्ब ना करें लोगों को, है ना? देखा है ऐसा? तो वो जो ग्रीन कलर का जो जाल है, वो आप इस पे रस्सियों का आप इस पे बिछा दो। और ग्रेप क्या होते हैं, ग्रेप ना ऐसे जब ये आप इसके उस पे बिछाओगे तो ये नीचे की साइड लटकते हैं उल्टा होकर। जैसे इनकी ग्रोथ होगी ना, तो इनकी ग्रोथ ऐसे होगी, देखो सबसे पहले कुछ अंगूर आएंगे, फिर और आएंगे, फिर और आएंगे, तो ये नीचे की तरफ ग्रोथ करता है। ये आप कोई सा भी ग्रेप वाइन ऑर्किड देख लो, पेड़ देख लो, ऐसे करके। और धीरे धीरे करके जैसे उनको सपोर्ट मिल जाए तो वो जाली वगैरह हटाकर या लकड़ियों का सारा सिर्फ रहने दो, और जैसे ही आपकी वो राइप हो जाए अच्छे से, तो उनकी काइंड ऑफ आप कटाई वगैरह कर लो आराम से। तो ये ग्रेप फार्मिंग आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों राइटर हमसे यहाँ पर ये कह रहा है कि जो अंगूरों के जो बाग होते हैं, बिल्कुल वैसे तरीके से जैसे अंगूर उगाए जाते हैं, तो वैसे ये जो बीटल लीव्स होती हैं वो उगाई जाती हैं, ठीक है। मैं आपको ये भी पान के पत्ते भी दिखा देता हूँ, बीटल लीव्स, ये देखो, ठीक है। इन पान के पत्ते तो आप सब लोग जानते ही हो। ये द मैनर ऑफ इट्स यूज इज डैट बिफोर ईटिंग, मतलब कहता है कि खाने से पहले, उसने यहाँ पर देखा होगा लोगों को ऐसे करके, पान के पत्ते को मुंह में रखने से पहले मयूर सबसे ज़्यादा ड्रामेबाजी होती है इंडिया के अंदर ना, बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें उस पर लगाई जाती है। एंड डिपेंडिंग ऑन द कि पर्सन कैसा पान खाता है, चूने वाला पान खाता है, मीठा पान खाता है, चॉकलेट पान तक भी ठीक था, और आजकल नया चला है फायर पान, है ना, आइस पान, बहुत सारे तरीके के पान। तो कहते हैं कि लोग उसमें ना सुपारी छोटी तोड़ तोड़ के, ये इब्न बतूता कह रहा है कि वो डालते हैं, छोटे छोटे उसके टुकड़े कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो मुंह में जाए और लोग उसको चबा सकें, ठीक है। फिर वो इसी पत्ते को भी साथ में उसके चबा रहे होते हैं, और बस ये होता है पान का मज़ा, ठीक है। इब्न बतूता एंड इंडियन सिटीज़। इब्न बतूता, कुछ रह तो नहीं गया हमारे ऊपर, सारे बॉक्सेस हो गए सब कुछ। इब्न बतूता ने कुछ कुछ सिटीज़ फाउंड करी इन द सब कॉन्टिनेंट
मतलब ये फाउंडर नहीं था, पहले पूरी बात सुन लो, जो कि उसको लगा कि यहाँ पर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब भाई साहब को किक तो चाहिए होती थी हर एक बात में, तो इसको लगता था कि जो जो रिसोर्सेज स्किल्स वगैरह के बारे में कि इस धरती में क्या क्या लोग करते हैं हिंदुस्तान की धरती पर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो सारा का सारा जान सकता है वहाँ पर अगर वो उस तरफ जाए। वो जो सिटीज़ थी उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा आबादी थी उनकी, प्रॉस्परस भी थी इसके साथ साथ वो, ठीक है। कभी कभार बस वो ये देखता था कि एकदम से बस वो किसी शहर में रुका हुआ है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सिटीज़ में, और अचानक से वॉर या कोई इन्वेजन हो गई, तब जाकर बस वो ओकेशनल तौर पर कभी कभार वो तहस नहस हो जाती थी, लेकिन आसपास की सिटीज़ वगैरह बची रहती थी फिर भी। तो इब्न बतूता के अकाउंट से राइटर हमें ये कह रहा है, एनसीईआरटी का राइटर, कि इब्न बतूता के अकाउंट से हमें कुछ ऐसा अपीयर होता है कि इब्न बतूता जो डिस्क्रिप्शन देता है कि बहुत सारी जो सिटीज़ हैं, इंडियन सिटीज़ जो हैं, उनमें सड़कें जो हैं वो भरी रहती हैं। भारत में लोग ना मार्केट के, मंडी के और मेले के काफ़ी शौकीन हैं, तो मार्केट्स यहाँ पर काफ़ी कलरफुल रहती है, यानी कि यूज़ करने वाली, एंटरटेनमेंट वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ के बाज़ारों में ना मिले। उस ज़माने की बात कर रहा है, देखो ये 14th सेंचुरी में। एंड गुड्स की वैरायटी काफ़ी वाइड है। इब्न बतूता दिल्ली को डिस्क्राइब करता है एज अ वार्ड सिटी जिसकी काफ़ी अच्छी खासी आबादी थी, और इब्न बतूता के अकॉर्डिंग कहता है कि मतलब भरपूर हर चीज़ से भरी हुई मार्केट हो, चाहे आबादी हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के टर्म्स में हो, उस टर्म्स में कहता है कि लार्जेस्ट सिटी मानता हूं मैं तो उसको इंडिया के अंदर, ठीक है। और कहता है कि दिल्ली के साइज में अगर कोई सिटी जो, और दिल्ली जैसी फैसिलिटीज या पूरा का पूरा मजा, बाजार और पॉपुलेशन जो भी कुछ है सारा का सारा, अगर मैं किसी को दिल्ली से कंपेयर कर सकता हूं, कहता है तो वो मैं महाराष्ट्र में एक सिटी है दौलताबाद, उससे कंपेयर कर सकता हूं बस मैं, ठीक है। अभी देखो हम लोग यहां पर दो कीवर्ड देखना, हम लोग क्या लिखते हैं दिल्ली को, DELHI, और यहां क्या लिखा हुआ है DEHLI। क्या वर्ड चेंज हो गया, एल यहां पर इधर से इधर चला गया, दिल्ली। हम लोग क्या बोलते हैं, किस आज के टाइम में क्या बोलते हैं, 1 को यूज करते हैं कि 2 को यूज करते हैं? 1 को। हियर इज एन एक्सर्प्ट, एक पैराग्राफ है फ्रॉम इब्न बतूता अकाउंट ऑफ दिल्ली। इसके टेक्स्ट में अक्सर ये स्पेल करता था इसे एज देहली, देहली, ठीक है। दिल्ली के बारे में देखना क्या क्या बताएगा, देखते हैं। कहता है एरिया काफी अच्छा खासा था, जनसंख्या भी काफी अच्छी खासी थी, सिटी के इर्द गिर्द थोड़ी बहुत ही सही लेकिन फोर्टिफिकेशन थी, रैम्पार्ट मतलब फोर्टिफिकेशन थी, कुछ कुछ छोटी छोटी दीवारें खड़ी हुई थी। कहता है घर वगैरह थे यहाँ पर, और नाइट में जितने भी जो थोड़े थोड़े फोर्टिफाइड सेटलमेंट या किले वगैरह जो भी थे वहाँ पर गेट कीपर्स रहते थे। और वो इस वजह से क्योंकि दिल्ली में उस टाइम पर कौन रह रहा था, प्रॉपर एक सल्तनत चल रही थी, राइट। और दिल्ली सल्तनत के ज़्यादातर रूलर्स, उन्होंने अपना अड्डा किसे बना रखा था पूरे हिंदुस्तान की धरती पर, कहाँ उनकी सल्तनत की जड़ें थी, दिल्ली। कहता है अगर हम उन किलों के अंदर एंटर करें, जो कि इसको करने भी दिया गया था, क्यों करने दिया गया था, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत में क्या था, तुगलक डायनेस्टी में काजी। कहता है बड़े सारे स्टोर हाउसेज हैं फॉर स्टोरिंग एडिबल्स, खाने पीने के सामान को, मैगजीन मिल जाएगी आपको यहाँ पर, तोप बारूदे वगैरह मिल जाएंगी, कुछ कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, हथियार वगैरह, जिसको वो नाम देता है बलिस्टर्स एंड सीज मशीन्स। सीज मशीन्स मतलब ऐसे कुल मिलाकर के आपने पद्मावत देखी है, लास्ट के सीन में वो तोपे लेकर आता है जिससे वो चित्तौड़ के किले पे हमला करता है ना। तो अच्छी खासी वॉर टेक्नोलॉजीज अवेलेबल थी दिल्ली सल्तनत के पास, ठीक है। कहता है जो ग्रेन्स हैं डेट आर स्टोर्ड इन दीज रैम्पार्ट्स, वो काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं, खराब नहीं होते थे, सड़ते नहीं थे। किलों के अंदर घुड़सवार भी थे,
एज वेल एज फुट सोल्जर्स भी थे, जो कि सिटी में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे चक्कर वगैरह लगाने, और ये भी देखने कि कोई इन्वेजन ना हो जाए एकदम से। ऊपर की साइड पर काफी सारे कुछ खिड़कियां भी देखने को मिलेंगी, ठीक है, ये देखने के लिए कि वहां से कोई दुश्मन जो है वो एंटर तो नहीं कर रहा आसपास के एरिया में। पत्थर से बनाए गए थे जनरली ये किले, अपर पार्ट जो थी वो ब्रिक से बनी गई थी। बहुत सारे टावर्स भी थे जो कि आपस में चिपके हुए थे। इन टावर्स के ऊपर अक्सर ना लोग खड़े होते थे, मतलब वही सोल्जर्स वगैरह, ये देखने के लिए कि कोई घुसपैठ ना करें। देयर आर 28 गेट्स ऑफ द सिटी। इब्न बतूता बताते कि 28 गेट थे दिल्ली में घुसने के लिए, जिसको वो नाम देता दरवाजा। और कहता है इनमें से एक दरवाजा सबसे बड़ा उसको जो लगता है, वो कहता है बुदाऊं दरवाजा। कहता है एक दरवाजा जिसका नाम था और अंदर जाके आपको पूरी की पूरी अनाज की मंडी मिलेगी, ग्रीन मार्केट मिलेगी, वो था मांडवी दरवाजा। कह रहा है यहां अनाज मिलता था। एजेसेंट टू द एक और दरवाजा था, गुल दरवाजा। यहां पर एक ऑर्किड था। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्किड? ऑर्किड क्या होता है अभी मैंने आपको बताया था। ऑर्किड में कुछ भी एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन जनरली क्या आप डिफाइन करोगे? शाइनी क्या बोलोगे ऑर्किड को? और अर्पित? हम्म, क्या? देखो बड़ा सा हम ऐसा बोल सकते हैं कि गार्डन वगैरह बहुत काफी बड़ा था, जहाँ पे बागीचा हो बेसिकली, है ना, ये चीज है। जो सिटी ऑफ दिल्ली है इब्न बतूता के अकॉर्डिंग, वहां पर ना लोगों को दफनाने के लिए भी जो सीमेंट्री थी, काफी अच्छी तरीके से उसका स्ट्रक्चर बिल्ड करा गया था। सीमेंट्री क्या होता है? ग्रेवयार्ड बेसिकली, ठीक है। उनके ऊपर डोम्स भी बनाए जाते थे, यानी कि देखो इब्न बतूता बताता है इंपॉर्टेंट लोग जो मर जाते थे ना, उनके ऊपर एक गोल गुंबस टाइप स्ट्रक्चर बनाया जाता था, डोम कुछ ना कुछ बनाया जाता था, ठीक है। जैसे आप दिल्ली सल्तनत के जितने भी रूलर्स को देखोगे तो उनका मकबरा कुछ ऐसा नहीं है कि एक मुसलमानों या क्रिश्चियन की कब्र की तरह एक स्टोन बना दिया और उस पर ऐसा ऐसा नाम लिख दिया और ये उनकी कब्र है। इतना सिंपल नहीं, बहुत अच्छी स्टाइल का एक नक्काशी टाइप वो बनाया गया। उसमें एक आर्क भी होती थी। आर्क क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये होता है आर्क, इसको कहते हैं आर्क। कहता है जो सीमेंट्री है ना, उसको ऐसे ही फालतू नहीं छोड़ा जाता था। जो सुल्तान लोग हैं दिल्ली के, वो ना इसको सजवाते थे। वहां पर फूल के बागीचे भी बनवा रखे थे कब्रिस्तान में। अलग अलग फूल के जिक्र करता है इब्न बतूता के क्या क्या उगे रहते थे यहाँ पर। ट्यूबर रोज, इसके बारे में शायद से आपने पहले नहीं सुना होगा, अभी अभी बात करते हैं इसके बारे में, रुको। जैस्मिन और वाइल्ड रोज, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे फूल जो कि हर सीजन में खिले, वो सब यहाँ पर लगाए जाते थे, ठीक है। ऐसे ये फोर्टिफिकेशन थे, ये फोर्ट्स थे दिल्ली में, घुसपैठ ना हो। और ऊपर मैंने आपको आर्क दिखाई दिया। ये देखो, ये फूल देखा तो होगा पक्का आप में से, इसको ट्यूबरोज कहते हैं, ठीक है, ट्यूबरोज। और वाइल्ड रोज, ये वाइल्ड रोज है। गुलाब ऐसा नहीं होता वैसे, आपको पता है ना, वाइल्ड रोज इसमें खुशबू आती है, लेकिन गुलाब ऐसा नहीं दिखता, रियल रोज ऐसा दिखता है, आपको पता है। रोज ये होता है, कलर देखो, और इसके जो फ्लावर पेटल्स हैं उसका शेप देखो कि कैसे वो बंद है और साइड में खिले हुए हैं, जबकि जो वाइल्ड रोज है
बीच के कॉलम को हटा दो तो देखो सिर्फ पूरी तरीके से वो खिले हुए हैं, और ये रोज़ की कैटेगरी में कहीं पर मैच ही नहीं करता। ये है ट्यूबर रोज़। ओके, एक बात याद रखना, यहाँ से आपको आज पहली बार एक चीज़ जानने को मिली, दिल्ली में 3 दरवाजे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 28 गेट्स के बारे में दिल्ली में किसने जिक्र करा था, कौन से ट्रैवलर में, इब्न बतूता। ये तो चलो ठीक है। अगर आपको कल को ये क्वेश्चन आए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स या फॉलोइंग वर्ड्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, बुदाऊं दरवाज़ा, मांडवी दरवाज़ा एंड गुल दरवाज़ा, ये कहाँ पर आपको मिलते हैं, तो आपको दिल्ली ऑप्शन मार्क करना है। मार्केट्स के बारे में और क्या बोलता है इब्न बतूता, कहता है जो बाजार थे ये सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की जगह नहीं थे, यहाँ पर लोग आते थे, आपस में घुलते मिलते थे और काफ़ी सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर होती थी। कहते हैं बाजार ना उन जगह पर लगाए जाते थे, आप ऐसा कह सकते हो काफ़ी सारे बाजारों में। अब देखो ये लाइन कहना गलत होगी कि बाजार के अंदर मॉस्क या टेम्पल, राइट स्टेटमेंट ये होती है कि बाजार वहाँ लगाए गए जहाँ मस्जिद है, जहाँ मंदिर है, ठीक है। तो इस जगह पर बाजार लगाए जाते थे। ओके, वो इस वजह से, जैसे मतलब मान लो जिस गली में मस्जिद है ना, तो वहाँ पर अल्लाह को चढ़ाने के लिए चादर जो होगी वो मिलेगी, कुछ अगरबत्तियाँ मिल जाएंगी, कुछ रोज़ जो गुलाब हैं वो मिल जाएंगे। सिमिलरली मंदिर के बाहर धूप बत्ती मिल जाएगी, घी की जोत मिल जाएगी, है ना, माला मिल सकती है, चंदन की लकड़ियाँ मिल सकती हैं, हवन कुंड मिल सकता है, जो भी चीज़ें हैं, मतलब लोग ऐसा करके बाजार लगाते हैं। क्योंकि अंदर जब कोई जा रहा होता है तो आपको एक दुकानदार ने बोला मेम साहब ये लो चादर लेते जाओ, अंदर एक घी का दीपक ले जाओ, अगरबत्ती ले जाओ, फूल ले जाओ, फूल की माला ले जाओ शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए। तो इस वजह से मतलब बिक्री हो जाती है ना, दुकानदार की बोनी हो जाएगी, उनका माल बिक जाएगा इस वजह से, ठीक है। और कुछ कुछ जगह स्पेशल थी वहाँ पर बाज़ारों के अंदर कि जहाँ पर पब्लिक परफॉर्मेंसेज होती थी, डांसर्स की, म्यूजिशियंस की और सिंगर्स की। अब इब्न बतूता वॉज नॉट पर्टिकुलरली कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग द प्रॉस्पेरिटी ऑफ टाउन्स। हिस्टोरियंस ने लेकिन उसके अकाउंट को यूज़ करते हुए सजेस्ट करा है कि इब्न बतूता की इंटरप्रिटेशन बेसिकली ये है कि जैसा इब्न बतूता अपने अकाउंट्स में बताता है, तो उस ज़माने में जो टाउन्स हैं स्पेशली दिल्ली वगैरह, वहाँ पर अच्छी खासी एक वास्ट सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ वेल्थ यहाँ पर देखने को मिलती थी, और विलेजेस तो थे अच्छे खासे, फल फूल भी रहे थे उसकी वजह से। क्योंकि आप ये कह सकते हो कि अनाज ना शहर आता था, और शहर में जो भी बिक्री होती थी, जैसे लोग अनाज को बेच कर लाए तो वो अपने साथ जो शहरों में चीज़ें मिलती थी वो गांव ले जाते थे, तो दोनों पार्टीज़ का फ़ायदा हो रहा था, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन बस लिखा हुआ है इसलिए हम एक बार बस इसको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इब्न बतूता ने ऐसा कुछ नहीं बोला, हिस्टोरियंस अपनी इंटरप्रिटेशन लगा रहे हैं, ठीक है। इब्न बतूता ने इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में क्या कहा, कहता है काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव था ये, ठीक है। कहता है कि मैंने खुद देखा था और कई लोगों से मैं मिला था जब मैं गांव के इलाकों में गया। इब्न बतूता कहता है अपने अकाउंट में कि वहाँ पर सॉइल काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल थी, और इतनी फर्टाइल थी कि फार्मर्स ना एक साल के अंदर कम से कम 2 क्रॉप कल्टीवेट कर लेते थे, ठीक है। कहता है फिर जो ट्रेड होता था ना वो विद इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट नहीं होता था, इंटर एशियन नेटवर्क भी था ट्रेड एंड कॉमर्स का। इंडियन मैन्युफैक्चरर जो हिंदुस्तान में जो भी माल वगैरह प्रोड्यूस होता था, गुड्स वगैरह, उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी वेस्ट एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे वो मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये सारी कंट्रीज़ के अंदर, और वेस्ट एशियन रीजन के अंदर, जिसकी वजह से जो हिंदुस्तान के जो कारीगर थे और जो मर्चेंट्स थे उनके पास अच्छा खासा प्रॉफिट आता था। जो इंडियन टेक्सटाइल्स थी पर्टिकुलरली कॉटन, फाइन क्वालिटी का मुस्लिन, सिल्क, ब्रोकेड एंड सैटिन, ठीक है, ये कपड़ों की वैरायटी होती है, इनकी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, ठीक है। अब देखो आप लोग कॉटन, मुस्लिन और सिल्क के बारे में तो जानते हो कि मैं आपको ब्रोकेड और सैटिन दिखा देता हूँ। मैं एक बारी मुस्लिन भी दिखा देता हूँ पहले आपको, मुस्लिन क्लोथ ये देखो, ये कपड़ा होता है, धोती वगैरह के लिए अक्सर काम आता है। और कई लोग ना इसमें जो हरे रामा हरे कृष्णा के जो भक्त होते हैं ना, इस कपड़े को यूज़ करते हैं माला का जाप करने के लिए। जैसे वो मेट्रो में बैठे हैं, ई रिक्शा पे बैठे हुए हैं, कहीं पर भी बैठे हुए हैं, तो बस किसी को माला दिखे ना, एक थैली के अंदर डालकर वो माला का जाप करते रहते हैं, लाइक दिस। आपने देखा होगा ये पक्का लोगों को, मयूर देखा होगा दिल्ली में, है ना, कोई लोग जैसे इसके अंदर हाथ एक डालकर माला का जाप करते रहते हैं ना, ये है वो, ये है मुस्लिम का कपड़ा। फिर क्या बोल रहा था वो, ब्रोकेड और
सेटिन ब्रोकेट का कपड़ा दिखा देता हूँ मैं आपको। ब्रोकेट क्लॉथ ये होता है। इसकी साड़ियाँ देखी होंगी पक्का आपने, ऐसे कपड़े की है ना, चमकदार था, जिसका शाइनी लस्ट्रस सरफेस सा दिखता है हमें। ये देखो, ठीक है। ये बेसिकली आपको वहाँ देखिएगा आशिमा, सैटरडे मार्केट के अंदर जो सोफे वगैरह के कवर या कुशन कवर नहीं मिलते हैं, उनका कपड़ा होता है, ये देखा होगा आपने, है ना। ये चीज़ है, याद आ गया ना, है ना स्प्रीत, आपने भी देखा होगा तिलक नगर मार्केट वगैरह के अंदर इसको, है ना। फिर उसके बाद बात करते हैं सेटन। सेटिन सेटिन का कपड़ा ये प्रॉपर तरीके से ऐसा होता है जो कि आपको लगेगा कि सिल्की है, काफ़ी ज़्यादा वो है। इस पे ना आशिमा अय्याशी करने के लिए लोग बेडशीट के तौर पर यूज़ करते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। हल्की सी करवट लोगे पूरा पोस्चर बिगड़ जाएगा इस बेडशीट का, ठीक है। ना चाहते हुए भी लोगों को शक हो जाएगा कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। अब इसका बेसिकली मैं बता देता हूँ क्या होता है। जो ना हॉट वाइफ्स होती है ना, रात को मूड बनाने के लिए इसके गाउन पहनती हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों ये होता है सेटिन का कपड़ा, जिससे इस तरीके के गाउन्स वगैरह ये सब जो है वो बनते हैं, ठीक है। इस कपड़े से नाइटीज़ भी बनती हैं, ठीक है। आप लोगों को कभी कोई हॉट सी वाइफ मिले तो उसको पहनाना अच्छे से। तो इब्न बतूता जो है वो हमें इन्फॉर्म करता है डैट फाइन मुस्लिम जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, ठीक है। डैट दे कुड बी वॉन ओनली बाय द नोबल्स एंड वेरी रिच, इसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन दोस्तों ये निकल सकता है कि इब्न बतूता जो है यह कौन सा ऐसा ट्रैवलर है जिसने ये बोला था कि मुस्लिम काफ़ी एक्सपेंसिव है और वो अमीरों का कपड़ा है। या इससे पता है क्वेश्चन ये भी निकल सकता है, आपने एक चीज़ देखी है कि काफ़ी लोग एग्ज़ाम होने के बाद शायनी इंटरप्रिटेशन देते हैं कि देखो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ था तो आपको इनडायरेक्टली इसकी रेफरेंस पता होनी चाहिए थी। अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है मयूर, 14th सेंचुरी का ऐसा कौन सा कपड़ा था जो कि नोबल्स और राजा महाराजों के लिए माना जाता था, या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन आशिमा 14वीं शताब्दी का ऐसा कोई कपड़ा जो कि हर कोई नहीं पहन सकता था, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था उसको, तो वो था फाइन वैरायटी का मुस्लिम कपड़ा। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हमने अभी पढ़ा था फाइन मुस्लिम क्लॉथ, ये वाला कपड़ा। यही वाला कपड़ा। वही वाली बात है ना, जो उस जमाने के जो अंबर जो गरीब वर्ग था जो वो इस कपड़े का करेगा ही क्या, लपेट के नंगा दिखेगा। एक तो बिनते दिल करने का जितना पैसा या जितना फ्री टाइम था वो तो सुल्तानों के पास या नोबल्स के पास ही है ना, कि सुबह किसी एक लैंड पे कब्जा कर कर आ गए, रात को अपनी बीवी के साथ बस मुस्लिम का कपड़ा पहना और बिनते दिल, इस पे पानी मारो, कपड़ा पहना चाहे नहीं पहना सब कुछ दिखेगा। तो बस इस वजह से महंगाई है। उसके बाद एक वीविंग पैटर्न यूज होता था मेडिवल इंडिया के अंदर। हम थोड़ा सा कल्चर एलिमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं अंबर, ठीक है। इकथ वीविंग पैटर्न, ये वाला टर्म आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी इतनी आसानी से। इकथ वीविंग पैटर्न, ठीक है। 14th सेंचुरी, 13th सेंचुरी एंड 15th सेंचुरी के आसपास शाइनी इंडियन सब कॉन्टिनेंट और पूरे के पूरे जो साउथ ईस्ट एशिया था ना, जब कोई भी कपड़ा बनाया जाता था, जैसे मतलब मान लो स्पेसिफिक कोई कपड़ा है, उसमें इस प्रकार के वीविंग पैटर्न को यूज करा जाता था। जैसा कि आपको दिख रहा है, कुछ कुछ बॉक्सेस होंगे, कुछ लाइनें होंगी, साइड में ऐसा छोड़ दिया जाएगा, कलर का बहुत इंटरमिक्सिंग यूज होगा। अब देख रहे हो काइंड ऑफ अर्पित ये कपड़ा येलोइश ही है ना, लेकिन येलो में एक आप वैरायटी देख रहे हो, कितने सारे आपको येलो दिखेंगे, ब्राउन वाला येलो, डार्क ब्राउन, येलोइश भी है, ऑरेंजिश भी है, उसके साथ ब्लैक का मिक्सचर भी है ना, दिखेगा आपको काफी गोल्डन टेक्सचर भी है थोड़ा सा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इस कलर को ऐसा बोलता जाता था, ऐसी अगर कोई भी बुनाई अगर हो रही है तो उसको बोला जाता है इकत वीविंग पैटर्न। ऐसी बेसिकली आपने
मयूर, मद्रासी साड़ी देखी होंगी, साउथ इंडियन जो साड़ी होती है ना, ऐसी देखी होंगी आपने, ऐसे पैटर्न की, है ना। ये इकत वीविंग पैटर्न है। मतलब एक रिलेट करने को मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि उनकी साड़ी को ऐसा बोलते हैं, एक रिलेट करने के तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको। जो बिल्कुल जैसे कहते नहीं, बिल्कुल जैसे प्लेन साड़ी, नॉर्मल साड़ी सी होती है जिसमें कोई फैशन, कोई कुछ नहीं, पूजा के टाइम पर पहननी है, जैसे सूती कपड़े की साड़ी जिसको बोलते हैं, वो ये होता है, ठीक है, इकत वीविंग पैटर्न। अब म्यूजिक इन द मार्केट, म्यूजिशियन के बारे में बताता है। और अब उसने दिल्ली को किससे कंपेयर करा था? दौलताबाद से। और दौलताबाद कहां पर है? कहां पर है? महाराष्ट्र। कंफ्यूज मत हो ना, देखो मैं आपको फिर से दिखा भी देता हूं। कहता है दिल्ली को अगर उसकी प्रॉस्पेरिटी को कोई टक्कर दे सकता है, चुनौती दे सकता है, तो वो है दौलताबाद इन महाराष्ट्र। तो क्या बोलता है इब्न बतूता दौलताबाद के बारे में, जो कि कहां पर है? महाराष्ट्र में। कहते हैं दौलताबाद में देर इज अ मार्केट प्लेस फॉर मेल एंड फीमेल सिंगर्स। कुछ लड़के गाते थे, कुछ लड़कियां गाती थी। ऐसे सिंगर्स को वो एक बताता है कि दौलताबाद में ना उनको एक नाम दिया जाता था, तारा बाबत। ये टर्म मैं आपको बता रहा हूं ईशा, तारा बाबत इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेडिवल हिस्ट्री रेफर्स टू मेल एंड फीमेल सिंगर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, छुपी टर्म है, नहीं मिलेगी किसी बुक के अंदर। कहता है दौलताबाद का जो बाजार था ना, अब दिल्ली से क्यों कंपेयर करता है, देखो कुछ तो उसने देखा ही होगा ना। कहता है बहुत बड़ा और बहुत सुंदर बाजार था, कलरफुल बाजार था, बहुत सारी चीजें मिलती थी, काफी सारी दुकानें थी वहां पर। और दुकानें ऐसी कि वहां पर ना दरवाजा था, मॉल बता रहा है ये तो दौलताबाद को। और अगर उसके अंदर आप एंटर हो, विच लीड्स इनटू द हाउस ऑफ द ओनर, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, दौलताबाद में, महाराष्ट्र में उस जमाने में 14वीं शताब्दी में हर किसी ने अपने घर में ही दुकान खोली हुई थी। क्या हम ये बोल सकते हैं? है ना। शॉप जो है, मेहमान को भगवान समझा जाता था, तो दरवाजा खोलने के बाद ही आपको ना अंदर तक आने के लिए पूरा का पूरा एक कारपेट दिखेगा। अब देखना आशिमा, दुकान पर कोई सामान क्यों ना ले, एट द सेंटर ऑफ अ शॉप देयर इज अ स्विंग। स्विंग क्या होता है? स्विंग क्या हो रहा है? झूला। वहां बैठ के आशिमा एक फीमेल सिंगर गाना गा रही है, आजा मेरी आंखों में समा जा और हमारी दुकान से कुछ ले जा, हो सके तो मुझे भी ले जा। और जैसी सोचो जरा शॉपिंग वॉपिंग होगी, तो उसने कहा चल, तू कह रही थी चलेगी मेरे साथ, भग चले, हो गई शॉपिंग। तो ये आशिमा, ये खतरनाक सी महिलाएं क्यों रखी हुई थी दुकानदारों ने? जनता को क्या बना, जो कस्टमर थे उनको क्या बनाने के लिए? शी इज डेक्ड विद ऑल काइंड ऑफ फाइनरी एंड हर फीमेल अटेंडेंट स्विंग हर। वाह 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 वाह। मतलब नेहा के साथ स्नेहा और पायल दोस्त झूले पे उसको धक्का देती थी, वो भी खड़ी हुई है। दो ऑप्शन और है। इन द मिडल ऑफ द मार्केट देयर स्टैंड्स अ लार्ज कुपोला। ये क्या है? एक कारपेटेड और डेकोरेटेड जगह, जहां पर जो इन सारे जो संगीत गाते थे उनका चीफ हुआ करता था। हर एक थर्सडे ये आता था आफ्टर द डॉन पेयर्स। ये डॉन क्या होता है, किसको कहते हैं डॉन? सुबह के शाम। और मॉर्निंग को क्या कहते हैं? है जी शाइनी, क्या कहते हैं? क्या कह रहे हो ईशा? एक, हाँ हाँ ठीक है समझ गया यार। एकम्पनीड बाय सर्वेंट्स एंड स्लेव्स। फीमेल सिंगर जो हैं वो ना एकदम से भरे बाजार में आ जाती थी, लोगों के सामने गाने लगती थी। एंड दे डांस अंटिल डस्क आफ्टर विच ही विड्रॉस। वो जो चीफ था उनका वो चला जाता था। यानी कि देख लो आशिमा, मतलब कोई एक सामान लेने गया, चलो आप तो इंप्रेस नहीं होगे, मान लो कि कोई भी, मान लो कि अर्पित आप सामान लेने जा रहे हो, ठीक है।
और माशाल्लाह माशाल्लाह करते करते अरब लड़कियां आपको आसपास घेर लें। अब भले ही उनकी इंटेंशन ये हो कि अर्पित का बटुआ मार लिया जाए, पर्स चोरी कर लिया जाए, लेकिन वो गा रही हैं आपके सामने। और अगर आप उनको देखने बैठ जाओ ना तो वो सुबह तक गाएंगी आपके लिए। अब इसी, क्या कह रहे हो मयूर? हाँ, इसी बाजार के अंदर देयर वर मॉस्क फॉर ऑफरिंग प्रेयर्स। तो वो यहाँ पर वो कह रहा है कि इब्न बतूता लिखते अपने अकाउंट के अंदर कि वन ऑफ द हिंदू रूलर्स वो ये कहता है कि जब भी मैं इसका पोलर से पास होता था तो फीमेल सिंगर्स मुझे घेर लेती थी और मेरे आसपास गाना गाती थी, और कुछ कुछ मुस्लिम रूलर्स के साथ भी ऐसी घटना हुई है। तो आशिमा यार, ये वाला मार्केट बताओ कहाँ मिलेगा दिल्ली में, जहाँ झूठ अंदर अच्छा, शाम के टाइम पे। तो दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ एंजॉय करनी है तो आप सहारा मॉल के पास जाएं, ठीक है, दिल्ली एनसीआर में, गुरुग्राम। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।